दोस्तों, जंतर मंतर पर जबरदस्त छात्र आंदोलन होता रहा और उसके साथ साथ विपक्ष ने भी इसको लेकर के खूब हंगामा किया। लेकिन जिस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के ये अपनी बहुत बड़ी जीत मान करके खुश हो रहे हैं, उसको अचानक एक जोर का झटका लग गया। बड़ी वजह यह सामने आई है कि लीक हुई मीडिया रिपोर्ट्स और इंटेलिजेंस के इनपुट ने एक ऐसा सनसनीखेज खुलासा किया है कि विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई है। जो लोग ये सोच रहे थे कि सरकार दबाव में आ गई या जेनजी के हुड़दंग के आगे झुक गई, उसके मुंह पर एक तरह से ताला लगने वाली खबर आई है। बड़ी खबर यह आई कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पद छोड़ना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था और ना ही वो किसी के दबाव में भागे। नीट और परीक्षा विवाद के दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन बार अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री मोदी के मेज पर रखा था। लेकिन केंद्र सरकार ने 2 बार उनका इस्तीफा खारिज कर दिया। मोदी सरकार का यह साफ मानना था कि संकट के समय मैदान छोड़कर भागना किसी मसले का हल नहीं, जिम्मेदारी निभाना और सिस्टम में सुधार करना ही असली हुकूमत का काम होता है। 20 जुलाई को जब वरिष्ठ मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग हुई तो धर्मेंद्र प्रधान ने तीसरी बार फिर से पेशकश की कि अगर मेरे हटने से चीजें बेहतर होती हैं तो मैं हटने को तैयार हूं। लेकिन सरकार ने उस वक्त भी उनसे यह कहा कि आप पद पर बने रहिए और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम जारी रखिए। तो फिर सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि तीसरी बार में सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया? क्यों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी की सलाह पर उनका इस्तीफा स्वीकार कर और प्रहलाद जोशी को यह प्रभार सौंप दिया? इसके पीछे की जो वजह है आपको इस वीडियो में जानने में मिल जाएगी। दोस्तों, ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी छात्र प्रदर्शन के डर से मंजूर नहीं किया, बल्कि इसके पीछे देश की सुरक्षा का वो सबसे बड़ा मुद्दा निकल करके सामने आया, जिसे विपक्षी मीडिया और ये जो छात्र वहां पर आंदोलन कर रहे थे उसे एक तरह से छिपाने की शायद कोशिश कर रहे थे। जब सुरक्षा एजेंसियों ने जंतर मंतर और चलो संसद मार्च की गहराई से पड़ताल की तो जो रिपोर्ट्स प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची उसने सरकार के कान खड़े कर दिए। एजेंसियों ने यह साफ जताया कि छात्रों के नाम पर जो भीड़ जमा की जा रही है उसका फायदा उठाकर कुछ बेहद खतरनाक, असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्व भी देश का माहौल बिगाड़ने की बहुत बड़ी साजिश रच चुके हैं। 20 जुलाई को हिंसक प्रदर्शन हुआ, उसके बाद एक और बड़ी रैली भी निकालने की बात सामने आ रही थी। जब डिजिटल निगरानी इसको लेकर बढ़ाई गई तो यह पता चला कि सोशल मीडिया पर अचानक 400 से ज्यादा ऐसे संदिग्ध अकाउंट एक्टिव हो गए थे जो दिन रात भड़काऊ सामग्री फैला रहे थे। और सबसे बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि इन 400 अकाउंट्स में से लगभग 100 इंस्टाग्राम अकाउंट सीधे पाकिस्तान से ही ऑपरेट हो रहे थे। जी हां, बिल्कुल ठीक और सही सुन रहे हैं आप, पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे ये अकाउंट। वही पाकिस्तान जो भारत में अस्थिरता फैलाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, वो इन तथाकथित मासूम प्रदर्शनकारियों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार की आग भड़का रहा था। ये वो अकाउंट्स थे जो पहले भी भारत विरोधी एजेंडे और झूठी अफवाहें फैलाने के लिए हमारी एजेंसियों के रडार पर थे। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। जो लोग ये रोना रोए रहे थे कि मासूम बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, जरा दिल्ली पुलिस की फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट भी आप सामने से सुन लीजिए। दिल्ली पुलिस ने अपने कैमरों की जब पड़ताल की तो कैमरों ने जब जंतर मंतर की भीड़ को स्कैन किया तो वहां एक दो नहीं बल्कि 400 से ज्यादा ऐसे शातिर अपराधी और हुड़दंगी पहचाने गए जिन पर पहले से ही संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये कौन से छात्र हैं भाई जिन पर डकैती, दंगाई की बात हो, दंगाबाजी हो, तोड़फोड़ हो, मारपीट हो, इस तरह के आपराधिक केस चल रहे हैं। वो जंतर मंतर पर शिक्षा में सुधार की मांग करने आए थे। 20 जुलाई को बैरिकेड्स तोड़े गए, 130 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को पत्थरों और लोहे की रॉड से लहूलुहान किया गया, सरकारी संपत्तियों की तोड़फोड़ की गई। और यह काम किसी सीधे साधे छात्र का नहीं बल्कि भीड़ में घुसे हुए उन्हीं 400 पेशेवर अपराधियों और हुड़दंगियों का काम था। विरोधी दल और उनके पाले हुए बहुत से लोग इन उपद्रवियों को मासूम छात्र बता करके ढाल बना रहे थे ताकि अगर पुलिस सख्ती करे तो देश में दंगा भड़काया जा सके और अगर सख्ती ना करे तो संसद पर हमला बोल दिया जाए। ऐसी नाजुक स्थिति में जब देश की शांति और सुरक्षा पर बन आई हो, सरकार के सामने 2 ही रास्ते थे। या तो वो इस मुद्दे पर राजनीति होने देते और देश को जलने देते, या फिर एक तरीके से राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रख करके उपद्रवियों और देश विरोधी ताकतों का मोहरा बनने से इस आंदोलन को रोक देते। धर्मेंद्र प्रधान ने एक सच्चे देशभक्त और जिम्मेदार नेता की तरह एक बार फिर अपना इस्तीफा आगे किया। उन्होंने साफ कहा कि अगर मेरे पद छोड़ने से इस मुद्दे पर हो रही जो गंदी राजनीति है वो खत्म हो जाती है और देश की शांति बनी रहती है तो मेरा इस्तीफा कबूल किया जाए। इस बार सरकार ने भी समझदारी दिखाई।
उन्होंने ये भांप लिया कि दुश्मन ताकतें इस इस्तीफे के मुद्दे को तूल देकर देश का माहौल खराब करना चाहती हैं। इसीलिए मोदी सरकार ने साजिशकर्ताओं के हाथ से यह मुद्दा एक तरह से छीन लिया। प्रदर्शनकारियों की बात मान ली गई। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया और इसके चंद घंटों के भीतर ही क्या हुआ, अनुभवी और सख्त प्रशासक के रूप में जाने जाने वाले कैबिनेट मंत्री प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप दिया गया। यह सरकार का कोई डर नहीं था, यह सरकार का वो एक तरह से मास्टर स्ट्रोक था जिसमें पाकिस्तान से लेकर के जंतर मंतर पर बैठे हुए बहुत से साजिशकर्ता जो थे वो अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हुए और उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। अब जरा उन लोगों से सवाल पूछिए जो कल तक ये कह रहे थे कि सरकार झुक गई। कौन झुका? सरकार ने तो साजिश की हवा निकाल दी। सरकार ने यह साबित कर दिया कि उनके लिए किसी मंत्री की कुर्सी से ज्यादा कीमती इस मुल्क की सलामती और अमन चाहिए। विपक्ष और ये जो तमाम हुड़दंगी वहां मौजूद हो गए थे वो इस आंदोलन की आड़ में 20 जुलाई जैसा बवंडर खड़ा करके देश को बंधक बना लेंगे ऐसी कोशिश थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट और मोदी सरकार के मुस्तैदी ने इस पूरे के पूरे स्थिति को संभाला और इस सारे बुने हुए जाल को तार तार कर लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देकर के यह साबित कर दिया कि वो पद के भूखे नहीं, लेकिन जो 100 पाकिस्तानी अकाउंट्स और 400 आपराधिक हुड़दंगी जंतर मंतर की आड़ में देश को खोखला करने की साजिश रच रहे थे, उन्हें यह संदेश साफ मिल चुका है कि ये मोदी सरकार है, यहां देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब आप खुद तय कीजिए कि असली हकीकत क्या है। क्या देश की सुरक्षा से समझौता करके राजनीति होनी चाहिए थी या सरकार ने इस्तीफा मंजूर करके साजिशकर्ताओं का खेल खत्म करके सही किया? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, बेबाक होकर रखिएगा। और अगर आपको सच और अफवाह के बीच का यह फर्क समझ आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर हिंदुस्तानी तक यह पहुंच सके।